हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। बच्चों, अगर आप क्लास 12th में आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में इस क्लास के 12th की केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ इन प्रश्नों को ही आज तैयार कर लो, क्योंकि आपके लिए बता दें ये क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अगर 8 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। और हाँ, आपके लिए बता दें इसी चैनल के जो पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप जो है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, मोलरता की परिभाषा कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मोलरता होता क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है, देखिए 1 लीटर बिलियन में घुले विले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। यानी कि जो 1 लीटर क्या है हमारा बिलियन, घुले विले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लो क्या है हमारा, एक पात्र ले लेते हैं। ठीक है, पात्र मान लेते हैं या एक बर्तन। ठीक है, अब ये पात्र में क्या है, जो 1 लीटर क्या भरा हुआ है, बिलियन। क्या भरा हुआ है, बिलियन। ये मान लो क्या भरा हुआ है, बिलियन। अब दोस्तों हम आपके लिए बताएं, जिसमें ये घोला जाता है, क्या घोला जाता है, जो चीज घोला जाता है वो क्या होता है हमारा, विलेय होता है। क्या होता है, विलेय। अब जिसमें घोला जाता है, जैसे जो इसमें भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, विलायक। ऐसे भी हम समझ सकते हैं दोस्तों, जिसकी मात्रा, ये क्या हो गया हमारे, जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, विलायक, और जिसको घोला जाता है वो होता है विलायक। ऐसे भी हम कह सकते हैं जो विलायक की मात्रा क्या होती है, जिसकी अधिक मात्रा होती है उसे हम कहते हैं विलायक, और जिसकी कम मात्रा होती है उसे कहते हैं विलेय। तो ये हमारा क्या हो गया, विलयन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, विलयन। यानी विलेय प्लस विलायक मिलकर हमारा क्या बनता है, विलयन। ठीक है, अब उसमें कह रहा था 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी जो इसका जो फार्मूला हो जाए मोलरता के लिए दोस्तों, वो फार्मूला हमारा होगा मोलरता बराबर फार्मूला होता है हमारा विलेय के मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, अपोन में हमारा होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन वो भी होगा ml में। ठीक है, अगर ये तो हमारा किस में हो गया ये दोस्तों हमारा किस में हो गया, हिंदी में हो गया। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारा हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपोन में होगा हमारा b ml। यानी कि आयतन, जो विलेय का आयतन हमारा क्या हो जाए, b हमारा किस में हो जाएगा, ml में। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला किस में हो गया दोस्तों, इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको कैपिटल M को कहते क्या है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। ये तो एक हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, और दोस्तों जो होता है हमारा, चूंकि में इधर दिखा देते हैं, इसमें जो b बराबर ये n बराबर एक फार्मूला होता है हमारा। ये दोस्तों क्या है हमारा, यहाँ पर n है, क्या है, n। ठीक है, तो n बराबर हमारा होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू होगा हमारा स्मॉल w गुणे 1000 वटे में स्मॉल m गुणे b, जो आयतन होगा हमारा किस में होगा, ml में। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा क्या दे रखा है, m, कैपिटल M हमारा क्या होता है और स्मॉल w क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। और b क्या होता है हमारा और स्मॉल m क्या होता है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं। कैपिटल M हमारा होता है मोलरता। क्या होता है, मोलरता। और स्मॉल w हमारा होता है विलेय का भार, ठीक है, और b हमारा होता है बिलियन का आयतन, ठीक है, स्मॉल w होता है विलेय का अणुभार, विलेय का
अड़ुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका जो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आपको क्या है दोस्तों, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेगा, मूल प्रभात से आप क्या समझते हैं। मूल प्रभात दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। क्या दे रखा है, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभात उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे बिलियन में उपस्थित किसी घटक, मान लो हमारा क्या है दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं। हमारा मान लो एक पात्र दे रखा है। क्या दे रखा है, पात्र, या जिसको हम बोल सकते हैं बर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक पात्र दे रखा है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, बिलियन भरा हुआ है। क्या बिलियन मतलब जल, और क्या भरा हुआ है, जल। यानी कि जल जो हमारा होता है क्या होता है, विलायक होता है, क्योंकि उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक। जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक, और जिसको घोला जाता है वो होता है हमारा विलेय। ठीक है, तो हमारा मान लो उसमें जो मोल प्रभात, ए घटक हमारा ए मान लो, और दूसरा घटक क्या हो जाएगा हमारा, बी घटक हो जाएगा। ठीक है, इन घटकों में ये हमारा ए घटक हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी घटक। ठीक है, ए हो जाएगा और इसको बी। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें जो होगा दोस्तों मोल प्रभात के लिए, तो हमारा ए घटक का मोल प्रभाज देखें, घटक का मोल प्रभाज, तो ए घटक के लिए जो दोस्तों हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स ए इजकल टू होगा हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, क्या होगा, एन बी। ठीक है, ये निकल के हमारा आ जाएगा। अब देख लेते हैं बी घटक के लिए, तो हमारा यहां पर लिखेंगे बी घटक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, तो दोस्तों बी घटक के लिए मोल प्रभाज थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी दोस्तों। हमारा एक्स की जगह पर ए की जगह बी हो जाएगा और जो एन है यहां पर हो जाएगा एन बी अपॉन होगा हमारा एन बी प्लस एन ए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, बी घटक के लिए। आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों बच्चों मेरे, जो हमारा क्या दे रखा है, एन ए दे रखा है। क्या दे रखा है, हमारा यहां पर दे रखा है एन ए क्या होता है और एन बी को क्या कहते हैं हम, और हम यहाँ पर एक्स ए को क्या कहते हैं और एक्स बी को क्या कहते हैं। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। जो एन ए होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या। ठीक है, ए के मोलों की संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, और जो हमारा एक्स से हो जाएगा, एक्स ए हमारा होगा ए का मूल प्रभाज, ए का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, और एक्स भी हमारा हो जाए बी का मूल प्रभाज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित किसी घटक के मोल प्रभाज, जो हमारे एक बिलियन था, बिलियन में क्या हमने दो घटक ले लिया, एक ए एक बी। ठीक है, बिलियन में जो मिलाया तो ए घटक के लिए हमारा जो फार्मूला निकल के आया एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये निकल गया। बी के लिए दोस्तों थोड़ी सी चेंज हो गई, एक्स बी बराबर होता है हमारा एन बी आ जाएगा और एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है हमारा, क्वोथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्वोथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो क्या होता है, किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर किसी विलायक में क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वोथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, हमारे ये विलायक में घोलते हैं, किसमें, विलायक में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पात्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पात्र, जिसको हम बोल सकते हैं बर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि उस विलायक आवासशील पदार्थ में घोल देने में, किसी विलायक में, तो मान लो हमारा क्या है इसमें दोस्तों, इसमें क्या भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विलायक। इसमें जो भरा हुआ है वो क्या हमारा विलायक।
ठीक है। अब विलायक उसमें आवासशील पदार्थ घोल देने पर, कोई आवासशील, तो मान लो कोई आवासशील पदार्थ जो होगा हमारा, मान लेते C6H12O6, ठीक है। अगर ग्लूकोज को हम इसमें घोल दें, क्या करें, ग्लूकोज में इसमें घोल दें, तो उसमें जो आवासशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो विलायक में अगर हम ग्लूकोज को घोलेंगे, विलायक में यानी कि अगर पानी में हम ग्लूकोज को घोलेंगे तो उसमें जो वृद्धि होगी, उस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है इसमें, अगर इसके फार्मूले की बात करें दोस्तों, इस क्वेश्चन से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों। अगर आप न्यूमेरिकल भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल हम आपके लिए करा देंगे, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के करा भी चुके हैं, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा, डेल्टा टीवी इजकल टू फार्मूला होता है हमारा 1000 गुणे केवी, गुणे होगा हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, वो भी होगा ग्राम में, ठीक है। ये फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं जो डेल्टा टीवी होता है, क्या है हमारा डेल्टा टीवी दे रखा है, उसको कहते क्या है, तो हमारा यहां पर लिख लेते हैं डेल्टा टीवी, और केवी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू को क्या कहते हैं हम, स्मॉल एम को क्या कहते हैं, और कैपिटल डब्ल्यू को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं जो डेल्टा टीवी होता है हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। केवी हमारा जो होगा वो होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू जो होता है दोस्तों विलेय का भार, क्या होगा हमारा विलेय का भार, ठीक है। स्मॉल एम दोस्तों हमारा होगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू हमारा हो जाए विलायक का भार, ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जो डेल्टा टीवी होता है हमारा क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन दोस्तों। और इसमें हम आपके लिए एक क्वेश्चन और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, हिमांक में अवनमन, हिमांक अवनमन क्या होता है, किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर उसमें क्या था दोस्तों, यहां पर था क्वथनांक में होने वाली वृद्धि था, और इसमें होगा हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग है, यहां पर क्या थी, क्वथनांक में वृद्धि हो रही थी और इसमें हिमांक में कमी हो रही है। हिमांक अवनमन मतलब होता है दोस्तों कमी, ठीक है। तो आपको इसका जो फार्मूला हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ इजकल टू होगा हमारा 1000 गुणे के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन हो जाएगा हमारा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, वो भी होगा ग्राम में, ठीक है। ये फार्मूला निकल के आ जाएगा दोस्तों। जो हमारा क्या था के एफ, सिर्फ के एफ जो होता है हमारा, तो यहां पर लिख लेते के एफ क्या होगा, के एफ इजकल टू हो जाएगा हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे दोस्तों 5वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिलोम प्राशन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो क्या दे रखा है, यदि प्राशन दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाए, यानी कि जो प्राशन दाब होगा इससे अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया प्राशन के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिलोम प्राशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको लिए एक एग्जांपल के साथ देखो दोस्तों कि मान लो ये हमारी क्या है, एक अर्ध पारगम झिल्ली है, क्या है, इसको हम बोलेंगे अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है। ये क्या हमारी एक अर्ध पारगम झिल्ली है। अब मान लो यहां पर क्या है दोस्तों, जो कम, ये मान लो यहां पर क्या है कम, यहां पर है अधिक, क्या है
अधिक। ठीक है, अब इसको हमने क्या मान लिया है, कम, और इसको मान लिया है अधिक। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो हमारा होगा इसमें कह रहा है पारस्परिक दाब से बिलियन पर लगाया जाता है। मान लो ये हमारा अगर कम से अधिक प्रवाहित, अगर यहाँ से कम से अधिक की ओर जाएगा, कहां से कम से अधिक की ओर जाएगा, जो हमारे विलायक के अणु हो गए बिलियन से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होंगे, तो दोस्तों जहां पर हमारा क्या होगा, प्राशन होगा। अगर दोस्तों उसी में अधिक क्या करें, अधिक प्रवाहित कर दे और कम से अधिक की ओर जाएगा, तो हमारा जो इसका अगर अधिक से कम की ओर जाएगा, तो दोस्तों हमारा वहां पर होगा प्रतिलोम, क्योंकि इसमें अधिक प्रवाहित कर देंगे तो हमारा जो अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, तो हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अधिक की कम की ओर जाएगा, जिससे हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख ले क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप एक वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो विलयन में उत्पन्न होने वाले मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो उसमें इलेक्ट्रोड विभव डुबोते हैं तो विलयन में जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर एक पात्र है, क्या है, पात्र, और इसमें क्या भरा हुआ है, मान लो विलयन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, विलयन। और इसमें जो होगा हमारा, मान लो दो हमारी जो है धातु की छड़, इसमें क्या है, दो हमारी धातु की छड़ पड़ी हुई है। अब इसे हम जो कहते हैं धातु की छड़, इसको मान लेते क्या, हमारी ये है हमारी Zn, क्या है, Zn। ठीक है, और जो दूसरी जो हमारा होगा यहाँ पर जो इसमें भरा हुआ है, उसमें जो भरा हुआ है लवण के विलयन, क्या भरा हुआ है, लवण के विलयन। ठीक है, ये भरा हुआ है। अगर इसमें बात करें दोस्तों, जो हमारा मान लो इन दोनों धातु की छड़, जो हमारी जो धातु की छड़ है, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारी दो धातु की छड़ है, क्या है, दो धातु की छड़ है, उसमें लवण के विलयन, ये हमारा क्या है, लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो विलयन में जो डुबोते हैं तो विलयन में उत्पन्न होने वाले, यानी जो हमारी धातु के छड़ है, धातु के छड़ को जब मिलाएंगे, उसमें डुबोएंगे, उसमें डुबोने के बाद जो उसमें जो छड़ों के बीच में जो हमारा बनेगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और इसी को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम दोस्तों ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, ई नॉट से। और जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम दोस्तों ई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ई से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखा, निर्णायक समीकरण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ लेना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को निर्णायक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं निर्णायक नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव ई को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, जिसे कहते हैं निर्णायक समीकरण। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, क्या हमारा एक सेल है, क्या है, यहां पर मान लो ये एक सेल है, इसमें दो धातु की छड़ें क्या पड़ी हुई हैं, दो धातु की छड़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जो धातु की छड़ पड़ी हुई है, इसमें जो पात्र है हमारा, इसमें क्या भरा हुआ है, मान लो ये क्या हमारा एक सेल है, क्या है, एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जो हमारी पड़ी हुई है धातु की छड़। ठीक है, अगर इसी को हम दोस्तों अगर माने तो ये हमारा हो जाएगा, एक होता है कैथोड, जिसे हम कहते हैं, एक होगा कैथोड और एक हमारा हो जाएगा एनोड। ठीक है, क्या होगा, एनोड। दोस्तों जो कैथोड होता है, कैथोड को हम माइनस से दिखाते हैं और एनोड को हम प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, अगर इसी को बात करें, हमारा ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, हमारी धातु की दो छड़ है। ठीक है, और किसमें जो आया हुआ है दोस्तों, जो हमारा क्या है, एक सेल है, क्या है, इसे हम बोलेंगे सेल। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें कैथोड, जो हमारा एनोड होता है, एनोड पर कौन सी अपक्रिया होगी, एनोड पर जो हमारा होता है दोस्तों ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। अगर बात करें दोस्तों कैथोड की, तो कैथोड पर हमारी कौन सी अपक्रिया होगी, कैथोड पर हमारी दोस्तों होती है अपचयन अपक्रिया। कौन सी होगी, अपचयन अपक्रिया। ये दोस्तों
कोई भी टीचर पूछ सकता है आपके लिए एनोड पर कौन सी अक्रिया होती है और कैथोड पर कौन सी होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें जो एनोड, एनोड जो होता है हमारा क्या होता है, एनोड को हम ई से दिखाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा ई नोट से दिखाते हैं, और ई नोट पर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हमारा इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो एक सेल था, सेल के अंदर क्या दो धातु की छड़ डाली हुई थी, एक पर कैथोड था, एक क्या था एनोड। कैथोड को माइनस कहते हैं और प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब इसकी समीकरण देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या समीकरण जो हो जाएगी हमारी, मान लो क्या है हमारी एम एन प्लस, और प्लस में क्या हमारा आयन ही माइनस दे रखा है, अगर इसमें करेंगे तो हमारा एक धातु निकल के आएगा एमएस के लिए समीकरण के लिए समीकरण। ठीक है, समीकरण। ठीक है, अब देखो जो हमारा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा फार्मूला होगा यहाँ पर लिख लेते हैं, ई बराबर होगा ई नॉट ई माइनस का आर टी अपोन में होगा हमारा एन एफ, क्या होगा एन एफ, और यहाँ पर होता है हमारा लोग बेस ई, और यहाँ पर होगा एम एस अपोन में होगा एम एन प्लस। ठीक है, क्या होगा हमारा एम एन प्लस होगा। अब निकाल लेते हैं जो हमारा फार्मूला, इससे निकल के आ जाएगा ई इजकल टू हो जाएगा हमारा माइनस का वो सॉरी ई नॉट माइनस 2.303 आर टी। ठीक है, क्या होगा आर टी अपोन में हमारा हो जाएगा एन एफ, क्या होगा एन एफ। दोस्तों सिर्फ यहां तक है, यहाँ तक है, ये ब्रेकेट जो हमारा पटे में यहां से है। ठीक है, एन एफ, और यहाँ पर होगा लोग वेस 10 एम एस। ठीक है, एम एस अपोन होगा हमारा एम एन प्लस। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगी, ये समीकरण हो जाएगी दोस्तों। जहां पर इनके मान लिख लेते हैं हम, क्या होता है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, ई दे रखा है, ई बराबर हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, ई को हम कहते हैं, ई को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, विभव। अब दोस्तों हमारा क्या दे रखा है इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट जो होता है हमारा ई नॉट बराबर हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट हमारा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब क्या हमारा जो आर होगा, आर क्या होगा हमारा, यहां पर लिख लेते हैं आर और टी, क्या टी, तो आर हमारा हो जाएगा गैस स्थिरांक, क्या होगा गैस स्थिरांक। ठीक है, अब टी हमारा हो जाएगा परम ताप। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या होगा हमारा, जो दे रखा है आयन, क्या दे रखा है आयन क्या होगा हमारा, और एफ क्या होगा, आयन हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन हमारी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ हमारा हो जाएगा फैराडे नियतांक। ठीक है, फैराडे नियतांक, और जहां पर हमारा कैपिटल एम, अब क्या बचा हुआ है कैपिटल एम और एम एन प्लस। ठीक है, जहां पर हमारा जो होगा कैपिटल एम को बोलते हैं क्या है हमारा, ये एक धातु है, क्या है धातु, और एम एन हो जाएगा धातु की सांद्रता। ठीक है, ये हमारी हो जाएगा धातु की सांद्रता। अब दोस्तों इसके लिख लेते हैं मान, यहां पर लिख लेते हैं मान जो हमारे हो जाएंगे, यहां पर जो आर का मान होता है हमारा 8.31 जूल केल्विन, क्या होगा जूल केल्विन मोल। ठीक है, केल्विन मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टी का जो हमारा हो जाएगा 298 के, ठीक है केल्विन, और एफ का मान होता है हमारा यहाँ पर 8.31 सॉरी इसका मान होगा 96,500। ठीक है, 96,500 होता है एफ का मान। अब जहां पर हमारा हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू लगा देंगे 1। अगर इन सबका मान लगाएंगे तो हमारा फाइंडिंग निकल के आएगा क्वेश्चन, जो हमारा फार्मूला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला निकल के आएगा, ई बराबर ई नॉट माइनस का 0.0591 अपॉन एन, और लोग वेस्ट 10 अपॉन एम एन प्लस। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारा फाइनली फार्मूला। दोस्तों इसमें क्या होगा, अगर ये फार्मूला आपको निकालना आता होगा, ये फार्मूला अगर याद कर लिया तो क्या होगा दोस्तों, एफ और टी
टी आर का मान लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फाइनली यही फार्मूला लगा देना है आपको, ठीक है। अगर इसकी समीकरण की बात करें दोस्तों तो ई बराबर हमारा हो जाएगा ई नॉट एनओ, ये यहाँ पर हो जाएगा कैथोड, क्या होगा कैथोड, ठीक है। अब माइनस में हमारा हो जाएगा ई नॉट, हमारा हो जाएगा एनोड, क्या होगा एनोड, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या रखा है हमारा, हार्नियस समीकरण दीजिए तथा इसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्नियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के बीच एक संबंध बताया जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, ठीक है। दोस्तों जो वृद्धि होती है, हमारा जो फार्मूला होगा इसके लिए होता है के बराबर ए मल्टीप्लाई ई माइनस ई ए, ठीक है। अब प्रतीक क्या होता है हमारा आर टी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर टी होता है क्या होता है आर टी, के हमारा क्या हो जाएगा, इसको दिखा देते हैं। के हमारा क्या होगा और ए किसे कहते हैं हम, ई ए क्या होगा हमारा, और क्या है आर क्या होगा, टी क्या होगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं, तभी प्यारे मेरे बच्चों आपको फुल में फुल मार्क्स को फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। हमारा के होता है वेग स्थिरांक, क्या होगा वेग स्थिरांक, और ये हमारा हो जाएगा आवृत्ति गुणांक, और ई ए हमारा हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा, क्या होगी सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। और हमारा आर क्या हो जाएगा गैस नियतांक या गैस स्थिरांक भी बोल सकते हैं, गैस नियतांक, ठीक है। और टी हमारा हो जाएगा परम ताप, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको इस प्रकार से लिख देंगे, अगर लिख देते हो तो आपके लिए फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और जो आपके दोस्त आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2025 की कर रहे हैं तो उनके पास शेयर कर दें, ठीक है। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दें, आपके लिए पीडीएफ जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम की, वहां पर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ प्रोवाइड वहां पर करा देंगे, और आपको पीडीएफ जो डाउनलोड कर लेना जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दें, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल जो हमने क्वेश्चन बताए, इन सभी क्वेश्चनों में बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बनते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कोई मजेदार वीडियो में। अगर दोस्तों आप चाहते हो इसी प्रकार की वीडियो आती रहे इस चैनल पर, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का प्रेस दबा देना, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।